अब देखिए शुरुआत होती है प्रेजेंट से, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में कुल 4 भाग होते हैं। इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ना है इसको ऐसा मत समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ऐसे ही प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सेम ही रहेगा और उसके बाद CONTINOUS कंटिन्यूस, और ये फिर से टेंस, यही टेंस। और फिर ऐसे ही एक होता है परफेक्ट, FECT, परफेक्ट, और ये फिर से टेंस ऐसे, और फिर एक ऐसे, ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस। देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, ये अपने ये 4 भागों में होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों 4-4 भागों में डिवाइडेड है, 4-4 भागों में बटे हुए हैं। तो इसके 4 भाग ये रहे। ये जो यहाँ पे लगा है ना, ये इसका मतलब आप ये जान लीजिए कि यही वाला रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब यही प्रेजेंट यहाँ रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और TC टेंस, ये प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यही है टेंस, TC टेंस ये वाला, और ये अब जैसे जो हाँ ऐसे ऐसे बना है, इसका मतलब प्रेजेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि बार बार वही सब लिखना पड़ता है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सामान्य सी चीज़ कि अगर आपको पहचानना हो कि प्रेजेंट क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि इसमें ता है, ती है और ते है, ऐसे। ये वैसे नॉर्मली आप इसको पहचान सकते हैं इस तरह से देख के, सामान्य सी भाषा में देख के, इसे देख के आप पहचान सकते हैं आराम से। हिंदी से मतलब आप हिंदी में देखेंगे अगर, पहचान सकते हैं इस तरह से। नहीं तो अदरवाइज एक चीज़ ये याद रखिए कि कहीं भी जहाँ हैबिट दिखाई जाए किसी चीज़ की, वो चाय पीता है तो चाय पीता है मतलब रोज़ पीता है, वो धूम्रपान करता है मतलब करता है तो फिर रोज़ करता है, एक दिन थोड़े करता है। कोई विद्यालय जाता है तो मतलब रोज़ जाता है, आदत है ना उसकी जाने की। या कहीं पे रूटीन बताई जाए, वो ऑफिस जाता है तो एक दिन थोड़े ऑफिस जाएगा, कोई ऑफिस में काम करता है तो एक दिन थोड़ी जाएगा, रोज रोज जाएगा। तो इस तरह से कहीं भी अगर रूटीन दिखाना हो, कहीं पर किसी की चीज़ की हैबिट दिखानी हो, या फिर इस तरह से कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य जो हमेशा सत्य ही रहता हो, ठीक है, उस तरह से अगर कोई चीज़ दिखाई जाए तो उस वो भी प्रेजेंट में ही चलता है। ठीक है, इतना याद रखना। और नहीं तो सबसे आसान ये है पहचानने के लिए कि ये जान लीजिए ता है, ती है, जिसकी लास्ट में आएंगे वो होता है प्रेजेंट टेंस। समझ में आया? तो अब चलिए प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वाला है। यहाँ की कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे 3, कि हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक ही और जान लीजिए प्रेजेंट, एक ही और जान लीजिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इसकी सहायक क्रिया होती है डू, और सब मिटा देते हैं तो कंफ्यूज कर सकता है अभी ये सब। आप जानते रहिए, बस इसके 4 भाग होते हैं, अभी आगे बताते वक्त मैं बता दूंगा फिर। ठीक, बस अभी के लिए इतना जानिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब चल रहा है। ठीक है, देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है, अगर किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना हो, जैसे ये हिंदी में दिया है, तो इसके लिए कौन से नियम लगाए जाते हैं अब वो जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जान लीजिए इसमें सहायक क्रिया लगाई जाती है डू, डज, डू या फिर डज, इन दोनों में से कोई एक लगाया जाता है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब, या फिर जब कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तब। नेगेटिव का मतलब कोई किसी भी नॉट का प्रयोग करके दिया जाए, उस टाइम पे इनका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो नॉर्मली जो होता है वो मेन वर्ब में, या तो मेन वर्ब जो होती है, या तो केवल उसका फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, या फिर उसमें SES लगा के दिया जाता है। अच्छा, इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, वो है किसकी सहायक क्रिया होती है। और अब इस पर एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये ऐसे सेट किया जाता है, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर SES प्लस
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1, मतलब जो मेन वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती है उसकी पहली फॉर्म या फिर SES मेन वर्ब में लगाया जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है। अब थोड़ा सब्जेक्ट जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो जैसे तुम पाठ याद करते हो, तुम पाठ याद करते हो, तो पाठ याद कौन करता है? तुम। जो कोई काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो तुम कौन है? यही है सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, जो पाठ को याद कर रहा है, तो यही है सब्जेक्ट। तुम मतलब यही काम कर रहा है इसमें। और उसके बाद एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट करता है कुछ, जो कुछ करता है, जो कोई काम करता है, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे जाके जाके जैसे लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि कोई आदमी था, वो उसकी पर्स लेके भाग रहा था, इसीलिए। तो थप्पड़ मारा कौन? जिसने थप्पड़ मारा, मतलब काम किसने किया मारने का? लड़की ने। तो लड़की क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। और फिर उसके बाद मारा तो लगा किसको जाके? उसे, जो लेके भाग रहा था पर्स। तो जो उसे है ये उसमें ऑब्जेक्ट बनेगा, ये उसको ऑब्जेक्ट। और जो थप्पड़ मारा, तो क्रिया कौन सी हुई? क्रिया मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो नाचना गाना आना जाना यही सब जो होता है वही क्रिया होती है। तो ऐसे क्रिया क्या है? मारना, थप्पड़ मारना। तो इस तरह से ये है, जो लड़की है ये सब्जेक्ट बन गई, उससे जो है ये सब, ये ऑब्जेक्ट होना, और ये थप्पड़ मारना ये क्रिया। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं आराम से। समझ में आया? देखिए, तो ये फॉर्मूला बन गया है आपके लिए। सिंपल सेंटेंस हो जो कहीं पे ना तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, और ना ही उसमें कोई नेगेटिव चीज़ पूछी जाए। नेगेटिव का मतलब नहीं, नहीं आना चाहिए उसमें। नहीं शब्द जो है वो नहीं दिया होना चाहिए कहीं पे। जैसे वो नहीं जाता है, वो नहीं खाता है, वो नहीं पढ़ता है, इस तरह से नहीं ना दिया हो, तब आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, इसी पे अब हम लोग सेट करते हैं इसको ले चल के। तो देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, डू डज, ये है ऐसे नॉर्मली तो नहीं लगाया जाता है ये वाला। जब मैंने आपको बताया, जब इंट्रोगेटिव हो, मतलब प्रश्न पूछा जाए कहीं, या फिर नेगेटिव हो, तब ये लगाया जाता है। और इसमें जो है ये वाला जो दिया है, इसमें SES कब लगता है और V1 कब लगाया जाता है? मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वैसे तो 5 होती है कुल मिला के, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ING और SES लगा के। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट दिया जाएगा, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, तो उस टाइम पे V1 लगाना है। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया जाए, मैंने आपको बताया था पहले, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आता है? ही, सी, इट, या कोई नाम दिया हो, तो जब वो सब्जेक्ट आता है तब उस टाइम पे SES लगाया जाता है मुख्य क्रिया में। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अभी अभी हम लोग बनाएंगे, समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए, तो यही हमारा फार्मूला है, इसी पे हमको सेट करना है इसको, इन सबको। देखिए, तो सबसे सबसे पहले नियम क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट कौन है इसमें? देखिए, हम गाना गाते हैं, ये ट्रांसलेट करना है, तो सब्जेक्ट कौन है? गाना कौन गा रहा है? हम गा रहे हैं। तो हम गा रहे हैं तो मतलब यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। और जब यही सब्जेक्ट हमारा, तो सबसे पहले लिखना है, क्योंकि नियम तो हमारा यही कहता है। तो इसको करिए V, हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या है? V1 लगाइए, या फिर V1 मतलब मुख्य क्रिया जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो। और अगर नहीं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, तो उस स्थिति में जो मुख्य क्रिया है उसमें S या ES लगाइए। तो सब्जेक्ट पहले देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। वी मतलब हम लोग में, हम मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है। जब बहुवचन है तो उस स्थिति में हमको V1 लगाना है, मैंने आपको अभी आपको बताया। तो इस हिसाब से अब SES ना लगा के V1 लगाना है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा? सिंग मतलब गाना होता है, तो ये हो जाएगा SING, सिंग। वी सिंग। अब इसके बाद क्या गाते हैं? गाना गाते हैं। ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गाना। ठीक है, तो अब उसको लिख देते हैं, बात खत्म। और फिर प्लस ऐसे यहाँ पे प्लस करके ये लगाना है, तो अब ये हो जाएगा सॉन्ग। इसको वी सिंग, वी सिंग अ सॉन्ग, ऐसे। वी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं, तो वी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाते हैं। ठीक, इस तरह से ये वाला ट्रांसलेट हो गया, कितना आसान से। देखिए, अब ऐसे दूसरा, तुम पाठ याद करते हो, तुम पाठ याद करते हो, इसको ट्रांसलेट करना होगा। फिर यही फॉर्मूला लगाइए, आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए, तुम पाठ याद करते हो, इसको कैसे लगाना है? सब्जेक्ट देखिए कौन है, तो याद कौन करता है? तुम करते हो, लगाए आगे। तो
इसको इंग्लिश में लिखा जाता है यू। और यू एक ही जान लीजिए, यू प्लूरल ही माना जाता है। मतलब यू अगर कहीं प्रयोग किया जाएगा तो इसके बाद जो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया लगती है वही वाला लगेगा इसके साथ। ये सिंगुलर नहीं माना जाता है, ये प्लूरल ही माना जाता है। तो यू यहाँ पे दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट आ गया यू, इसके बाद इसमें से कौन सा लगेगा, तो V1 लगाना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि प्लूरल माना जाता है। जब प्लूरल है तो आपको ये लगाना है, और सिंगुलर होता तो ये लगाना होता। लेकिन अभी V1 लगाना है, तो यहाँ पे लगाइए लर्न, यू लर्न, LEARN, यू लर्न। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो पाठ याद करता है, पाठ मतलब लेसन। यू लर्न द लेसन, THELESSON। यू लर्न द लेसन, हो गया काम खत्म। और ऐसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन सा है, जा कौन रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो जो कोई काम करता है वही सब्जेक्ट। तो इसमें कौन काम कर रहा है, मैं जा रहा ना, क्योंकि मैं, तो मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है। अब जाना का मतलब आई, और इसके बाद फिर जाना मतलब गो। ठीक, एक चीज़ मैंने याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तभी SES लगाना है इसमें। तो इसमें ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, मैंने आपको पहले लिख के बता दिया था। ये फर्स्ट पर्सन में आता है। जब फर्स्ट पर्सन में है तो आपको SES नहीं लगाना है मुख्य क्रिया में। मुख्य क्रिया यही है, इसमें लगाना नहीं है। इसलिए आई गो और आगे टू स्कूल, SCHOOL, आई गो टू स्कूल, काम खत्म हो गया ट्रांसलेशन। अब इस तरह से आपको जितना सारा सेंटेंस बनाना हो आप आराम से बना लीजिएगा। बस आपको यही याद रखना चाहिए कि कैसे कैसे काम करता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा मतलब इसके आगे अब जैसे नेगेटिव बनाया जाता है वो कैसे काम करता है, और उसके बाद फिर ऐसे इसमें नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव आता है। तो ये सब कैसे काम करते हैं अब थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, अब जो लिखा था मैंने उसी में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। और वो क्या है, नहीं लगा के, बस नहीं नहीं नहीं, बस सेंटेंस एकदम सेम है, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। तो सेंटेंस सेम है। जब ये सामान्य था, मतलब इसमें नहीं नहीं लगा था, ये नहीं था, ये उस स्थिति में आप ये फॉर्मूला लगाते थे, आप थोड़ा सा बदल दीजिए उसी में बस। अब दूसरा वाला क्या लगाना है आपकी बार, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपकी बार सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ों का प्रयोग करना है आपकी बार। एक चीज़ याद रखिए, जब सामान्य सेंटेंस होता है नॉर्मल वाला, उस टाइम पे SES लगाया जाता है मुख्य क्रिया में। लेकिन जब कोई नेगेटिव बनता है या फिर इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनता है, उस टाइम पे कोई भी SES नहीं लगाया जाता। उस टाइम पे वो अपने सिंगल फॉर्म में रहती है, मतलब जैसे वो रहता है एकदम मेन उसी फॉर्म में रहती है। तो इस तरह से सब्जेक्ट लगाना है आपकी बार, डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है। इसी को शॉर्ट में इसको डोंट और इसी को डजंट भी कहा जाता है, जानते रहिए बस। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हमको वही प्रयोग करना है ज़्यादा। ही डजंट गो देयर और शी डजंट कुक द फूड, इस तरह से डजंट, डोंट, दे डोंट नो मी, इस तरह से ज़्यादा यही बोला जाता है। और आप वही बोलिए भी, तो क्योंकि बोलना आसान रहता है थोड़ा। तो ये होगा डोंट और ये होगा डजंट, इस तरह से। और लिखा ऐसे ऐसे भी जाता ही है, तो जानते रहिए बस। प्लस, तो इस तरह से सब्जेक्ट डोंट डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये वाला लगाना है आपके बार इसमें। फिर देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, वही हम, तो इसको इंग्लिश में करना V, सब्जेक्ट लगाइए, फिर डू नॉट या डज नॉट। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ डू नॉट लगाना है, और जब सिंगुलर आएगा तो उसके साथ ये लगाना है। तो ये क्या है, प्लूरल है, तो मतलब डू नॉट लगाना है। वी डू नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट, वी डोंट, वी डोंट। और फिर V1 लगाइए, मतलब जो क्रिया है उसकी पहली फॉर्म एक लिखा है V1, इसका मतलब पहला फॉर्म जो है क्रिया की वही लगाना है। तो ये होगा डू नॉट सिंग, वी डू नॉट सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, क्या, एक गाना, हम लोग एक गाना नहीं गाते, तो ये सॉन्ग, SONG।
तो ठीक है, इस तरह से कंप्लीट होगा पहला। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, लीजिए हो गया ट्रांसलेट, ये वाला हो गया इंग्लिश में। वैसे इसको कर दीजिए। इसमें ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है, तो यही यू, तुम, सब्जेक्ट वही लिखना है पहले, सबसे पहले तो यू। उसके बाद ये सिंगुलर है प्लूरल, तो ये प्लूरल है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो प्लूरल है तो क्या लगेगा ये, और सिंगुलर होता तो ये लगता है, लेकिन प्लूरल है तो ये लगाना है, यू डू नॉट या डोंट कर दीजिए, यू डोंट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लर्न, LEARN, लर्न। और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेसन, LESSON। पाठ याद करना, वही तो लेसन था ना जो पढ़ता था। अब इसके बाद मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन जाता, कौन है, तो मैं जाता है। जब मैं जाता है तो आई लगाइए, ये आई। उसके बाद आई के साथ ये लगाना है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, इसलिए इसके साथ ए, तो आई डोंट। उसके बाद मेन वर्ब, गो टू स्कूल, SCHOOL। लीजिए होगा ट्रांसलेशन ये भी। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब किसी भी वाक्य को इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे बदला जाता है चीज़ों को। अब इसके बाद एक चीज़ और जान लेते हैं, ये तो रहा नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, मतलब नकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तो आपने देख लिया। बस आपको ये याद रहना चाहिए बस कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। और इसके बाद अब जान लेते हैं कि जो इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्नवाचक, वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, जो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हिंदी में कहा जाता है इनको। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, हम लोग ये देखते हैं। देखिए, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे लिख के, यही जो दिया गया है इसी पे सेट कर दीजिए बस ला के। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसी के हिसाब से। फिर कैसे, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वे, सेब कौन खाता है, वे खाते हैं, तो वे के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक लगाना है। तो प्लूरल के साथ ये लगता है और सिंगुलर के साथ ये लगता है, तो वे में बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मतलब ये लगाना है, तो ये होगा DO, डू। अब सब्जेक्ट कौन सा है, तो दे, ये जो खाते हैं, डू दे। अब सब्जेक्ट हो गया ये वाला, पहले इसमें कोई एक लगाना था, चाहिए, तो ये तो लग गया यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं, वे में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ पे डू लगा है, तो ये हो गया दे। सब्जेक्ट हो गया ये दे, और इसके बाद V1 मतलब मुख्य क्रिया क्या है, खाना, और V1 लिखा है इसलिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हो जाएगा V1 में EAT, ईट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए बस। ऑब्जेक्ट क्या है, जो खाते हैं वो क्या खाते हैं वो लोग, तो सेब खाते हैं, दी एप्पल, PPLA, दी एप्पल। डू दे ईट दी एप्पल, क्या वो सेब खाते हैं, डू दे ईट दी एप्पल, बस ट्रांसलेशन हो गया। और ऐसे ही आपको ये करना है, तो इसी पे फिर से सेट करिए, फिर से इसी वाले फॉर्मूले पे सेट कर दीजिए इसको ले जाके। क्या मैं नाश्ता करता हूँ, तो क्या, इसकी जगह पे ए लगाइए या तो ये लगाइए, तो कौन लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं कौन सा, फर्स्ट पर्सन में आता है, मैंने आपको पीछे लिख के बताया था, वो याद रखना बस। तो फर्स्ट पर्सन में ये आता है, तो इसका मतलब इसके साथ प्लूरल लगाना है, ये वाला। तो इसलिए सबसे पहले ये लगाइए डू, फिर आई सब्जेक्ट ये लगाना है, तो ये है डू आई। फिर मेन जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा है, करता हूँ या खाता हूँ, वही। तो टेक, डू आई टेक मतलब खाना या लेना, वही डू आई टेक ब्रेकफास्ट। अब क्या खाता है, तो नाश्ता करता है, नाश्ता को इंग्लिश में मतलब ये ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नाश्ता। तो नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेकफास्ट, FAST, ब्रेकफास्ट। लीजिए कंप्लीट हो गया काम। डू आई टेक ब्रेकफास्ट, क्या मैं नाश्ता करता हूँ, डू आई टेक ब्रेकफास्ट, हो गया काम। इसको ब्रेकफास्ट मत बोलिएगा, ये ब्रेकफास्ट होता है, सॉरी ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। और इस तरह से इसको अगर बोलना हो, क्या वह फिल्म देखता है, तो वह के हिसाब से ये लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अगर क्या पहले आए, जब इस तरह से, तो उस टाइम पे शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और ये सहायक क्रिया होती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस तरह से अब वह के हिसाब से क्या लगाना है यहाँ पे, तो कुल मिला के वह क्या है, सिंगुलर है, और क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है तब डज लगता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, तो इसके लिए डज से शुरुआत की बार करनी है, तो ये होगा DOES, डज, हो गया। अब सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट कौन सा है, वह, तो डज ही। और फिर V1 का मतलब देखना, वॉच, WATCH, वॉच, इस तरह से हो गया।
और क्या देखता है, तो फिल्म देखता है। डज ही वॉच द फिल्म, FILM। लीजिए हो गया, डज ही वॉच द फिल्म, आराम से ट्रांसलेट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इस तरह के जब क्या लगा के आए सेंटेंस में सबसे शुरू में पहले पहले, तो आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, देखिए मैं आपको सब हर तरीके बता दे रहा हूँ जिस तरीके से सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं, किस किस तरह से बोलने पढ़ सकते हैं आपको, किस किस तरह के सेंटेंसेस आपको समझने पड़ सकते हैं लोगों के द्वारा। तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, आपको जिस तरह से जी चाहे वैसे घुमा फिरा के बोलिएगा। अब देखिए, एक मैंने आपको बता दिया था इंट्रोगेटिव कि प्रश्नवाचक किस तरह से बनाए जाते हैं, और एक इस तरह से बनता है कि उसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नेगेटिव भी होता है। मतलब ये देखिए, प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसमें भी अब की बार नहीं का भी प्रयोग किया गया है। दरअसल ये सब सेंटेंसेस पुराने वाले ही हैं, मैंने उन्हीं में थोड़ा सा बदलाव किया है ताकि आपको जब सेंटेंसेस एक रहेंगे तो आपको समझने में हो सकता है थोड़ा आसानी हो, इसलिए मैंने ये प्रयोग किया है यहाँ पे। जब सेंटेंसेस समान रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, बस इसलिए मैंने इसको बदले नहीं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव ये किया गया है कि सब में अब की बार नहीं लगा दिया गया है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, और इसी तरह से इसमें भी नहीं आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आपको बोलना हो तो कैसे बोला जाएगा, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लगा दिया है, ये वाला, यही लगा दीजिएगा, बस हो जाएगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं फिर। नियम वैसे लगाना है, डू या डज में से कोई एक लगाइए। तो पिछली बार आपने क्या लगाया था, वे के हिसाब से डू लगाया था, तो डू लगा दीजिए, डू। और दे तो दे ही था, तो दे ही रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ये। अब इसके बाद प्लस, प्लस के बाद नॉट लगाना है, तो ये नॉट यहाँ पे लगा दीजिए। इसके बाद वीवन, वीवन क्या था, खाना, तो ईट लगा दीजिए, ईट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, सेब, बस ईट दी एप्पल। कितने आसान हो गया देखिए, डू दे नॉट ईट दी एप्पल, क्या वो सेब नहीं खाते हैं, हो गया ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसका। और सेम ऐसे, क्या मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, तो इसमें यही लगा दीजिए, बस इसी पर रख दीजिए, कुछ करना नहीं है बाकी। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं के हिसाब से डू आएगा, तो यहाँ पे डू लगा दीजिए, डू प्लस उसके बाद कौन, सब्जेक्ट आई, ये। उसके बाद नॉट लगाना है आपकी बार, तो ये होगा नॉट, और इसे V1 लगाना है, तो डू आई ने नॉट टेक, TAKE, टेक मतलब खाना या लेना, टेक या ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेकफास्ट, FAST, ब्रेकफास्ट। डू आई नॉट टेक द ब्रेकफास्ट, हो गया काम खत्म इसका, ये भी सॉल्व। और ऐसे ही, क्या वह फिल्म नहीं देखता है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए इसी पर रख दीजिए। वहाँ के हिसाब से सहायक क्रिया लगाइए, इसमें से या तो ये या तो ये, तो ये वाला लगाना है, सिंगुलर के साथ यही लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये लगता है। तो इसमें क्या करना है, डज, DOES, डज, सब्जेक्ट ही, और उसके बाद नॉट, डज ही नॉट वॉच, WATCH, वॉच, डज, सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट हो गया, नॉट ये आ गया, V1 आ गया, ये वॉच। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, क्या देखते हैं, फिल्म देखते हैं, डज ही नॉट वॉच द फिल्म, FILM, फिल्म, बस। काम खत्म। और इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब एक टाइप इसमें और आता है, और उसको वो बनता है WH लगा के। ठीक है, WH वाला जो क्वेश्चन होता है वो, तो अब उसको जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस जो WH से बनाए जाते हैं। WH मतलब वाई, वाट, वेयर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो उसको अगर ट्रांसलेट करना हो तो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। देखिए, WH से मतलब ये है कि जैसे वाई, वाट, वेयर, वैन, इस तरह का जब शब्द लगाया जाए, लगा के बोले जाएंगे किसी भी हिंदी वाले वाक्य में इस तरह से, तो उस टाइम पे सबसे पहले उसको लिखना है, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस काम खत्म। और इसी पे अपसेट करना है, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहना चाहिए बस कि ये सब ऐसे किया जाता है। ठीक, तो देखिए, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तो सॉरी, तुम खाना क्यों खाते हो, यही है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो नियम क्या कहता है, सबसे पहले WH वाला लगाना है। तो WH वाला कौन, वाई, वाट, वेयर, इस तरह के जो होते हैं वही उन्हें कहा जाता है WH फैमिली या फिर WH वाले वर्ड्स। तो सबसे पहले कौन, क्यों, जो प्रश्न पूछने वाला होगा उसको सबसे पहले आप लेकर आइए बस। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में सहायक क्रिया पहले लाई जा रही थी, क्योंकि सब में क्या 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 पहले आया था, लेकिन इसमें पहले में नहीं आया है।
इस पे बीच में आया है तो लेकिन सबसे पहले लगाना इसी को पड़ेगा, क्यों कहाँ कब ये सब आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं को इंग्लिश में बदलना होता है। तो इसके हिसाब से क्योंकि WH पहले आया है तो इसको पहले लगाइए, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है वाई, WH-Y। तो सबसे पहले वाई ये हो गया WH। अब उसके बाद डू या डज सहायक क्रिया के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम। अब तो आप लोग पहचान ही सकते हैं आराम से, काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, तो तुम कर रहा है तो वही सब्जेक्ट है, तो उसको लेके आइए। तो वाई तो सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट के हिसाब से अब इसमें से सहायक क्रिया लगाना है, कौन सा लगाना है, तो डू लगाना है। क्यों, क्योंकि ये यू है जो प्लूरल माना जाता है तो उसके लिए डू ही लगता है, इसलिए वाई डू। अब सब्जेक्ट लगाइए अब, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इसके बाद लगाना है, वाई डू यू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाते हो तो ईट, खाना मतलब ईट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, वाई डू यू ईट द फूड, द फूड FOOD, फूड ऑब्जेक्ट है तो हो गया वाई डू यू ईट द फूड। और ऐसे ही वे गाना क्यों गाते हैं, वो लोग गाना क्यों गाते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करना होगा तो इसको हो जाएगा ठीक है। इस तरह से अब इसको ट्रांसलेट करना होगा तो फिर इसी पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर WH ढूंढ के लाइए, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको इंग्लिश में वाई हो गया। अब क्या लगाना है, डू या डज। तो ये देखिए पहले ये क्या है, जो काम कर रहा है वो सिंगुलर है प्लूरल, तो ये प्लूरल है, जब प्लूरल है तो डू लगाना है, तो वाई डू। अब सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट कौन सा, वे है, तो वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, दे। और इसके बाद क्या लगाना है, V1 लगाना है। V1 मतलब जो वर्ब है, वर्ब कौन, जो क्रिया हो रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा, सिंग, वाई डू दे सिंग, क्या, द सॉन्ग, SONG, वाई डू दे सिंग द सॉन्ग, वो लोग गाना क्यों गाते हैं, हो गया ट्रांसलेशन। इसी तरह से एक लास्ट वाला है, ये वाला कर लीजिए और काम खत्म। फिर वह किताब क्यों पढ़ता है, इसको भी इसी पे लगाइए ले जाके। तो सबसे पहले WH मतलब वाई, ये वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, ही सब्जेक्ट है, मतलब काम कौन कर रहा है, ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया तो इसके हिसाब से इन दोनों में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। प्लूरल के साथ ये लगाई जाती है, सिंगुलर के साथ ये लगाई जाती है। मतलब जब कोई चीज़ एक होती है तो उसके साथ ये लगाई जाती है, जब एक से ज़्यादा होती है तो ये लगाई जाती है। तो वाह, वाह तो अकेला है, जब अकेला है तो ये लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डज, DOES, वाई डज। अब सब्जेक्ट लगाना है इसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहा था, मतलब वह कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया। ऐसे V1 मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, जिसमें आपको कहा दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा पी रहा है, वैसे पढ़ रहा है, जब पढ़ रहा है तो मुख्य क्रिया ही है रीड। रीड मतलब पढ़ना होता है इंग्लिश में, तो वाई डज ही रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, रीड द बुक। तो इस तरह से ये सब ट्रांसलेट कर दिया गया है। अब आपको बनाना होगा तो आप भी इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बनता है जो इस वाई की तरह लगाया जाता है और उसके साथ नॉट भी दिया जाता है। एक तो मैंने आपको बताया था क्या क्या सबसे पहले आया शुरू में, ओ और उसके साथ नॉट आता है वाला मैंने बता दिया। अब एक ये WH टाइप का बनता है और इसमें इसके साथ भी नॉट लगा के दिया जाता है। तो एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद काम खत्म। समझ में आया। अब देखिए इसमें एक टाइप और बचा है, वो जान लीजिए, उसके बाद ये वाला समाप्त, उसके बाद नया वाला शुरू होगा। फिर देखिए अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस सेम है, बस मैंने उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। अब की बार नहीं लग गया है, बस नहीं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग, अगर इस तरह से कोई भी सेंटेंस कहीं बोला जाए और वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला फिर से बदल दिया है, ये वो वाला नहीं जो पहले था, ये दूसरा वाला है। तो इसको देख लीजिए अब, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में बदलने के लिए इसी पे हमको सेट करना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लगाना है,
हमको इसी फॉर्मूले पे सेट करना है किसी चीज़ को, अगर इंग्लिश में बनाना है इस तरह से तो ई है, तो इसके हिसाब से क्या करना है, सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाना है ट्रांसलेट करते समय इसको। डब्ल्यू एच मैंने आपको बताया था, डब्ल्यू एच मतलब जो सवाल पूछते हैं तो कौन, वाई ही दिया है, तो वाई मतलब क्यों, क्यों दिया हुआ है, और क्यों को इंग्लिश मतलब इसका मतलब डब्ल्यू एच जो है सबसे पहले वो लगाना है। तो डब्ल्यू एच वाला कौन सा शब्द दिया है यहाँ पे, तो वाई, वाई मतलब क्यों, तो वही सबसे पहले लगाना है, इसलिए ये हो जाएगा डब्ल्यू एच वाई, वाई हो गया वाई। ये वाई नहीं होता, ये वाई होता है, वाई एच साइलेंट होता है, वाई तो है गया। अब इसके बाद डू लगाइए, डू या डज, डू या डज, तो डू या डज कौन सा लगाना है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यू कौन है, यू करता, करता मतलब सब्जेक्ट, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है, तो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट नहीं मतलब डू या डज लगाना है, तो पहले ये देखना है हमारा कर्ता कौन है, तो कर्ता तुम है, तुम के हिसाब से सहायक क्रिया चूज करिए कौन सा होगा, तो प्लूरल के साथ ये लगाया जाता है, तो यू प्लूरल में ही आता है, तो इसको वाई डू लगाना है, डू अब कौन कर्ता लगा, या तो ये लगाना था या तो ए, तो ए तो लगा ही दिया गया, तो इसको छोड़ दीजिए, अब एक ही लगाना था क्योंकि चाहिए तो ए लग गया, अब ये नहीं लगाना है। तो अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो ये हो जाएगा यू, ये ऐसे वाई डू यू, वाई ओ यू, वाई डू यू हो गया, यू ये वाला। अब इसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट ऐसे लगा दीजिए, लगा सीधा नॉट, और इसके बाद वी वन, वी वन मतलब मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म, वो लगा दीजिए, काम ही खत्म। तो कौन सा, ईट, ईट हो गया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, द फूड, बस खाते क्या हैं वो लोग, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। वाई डू यू नॉट ईट द फूड, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, बस आप यही याद रखिए, उसके बाद कुछ भी बदल दीजिए, इसे कुछ भी चेंज करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही दूसरा वाला देख लेते हैं। अब इसमें क्या, सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाना है, तो डब्ल्यू एच कौन, वाई, तो वाई लेके आइए सबसे पहले वाई, और उसके बाद डू या डज में से कोई एक, तो वे मतलब प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए डू लगाया जाता है, तो वाई डू लगा दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता कौन है, जो काम कर रहा है, कौन, वे, गाना वे लोग गा रहे हैं ना, तो काम तो वही लोग कर रहे हैं गाना गाने का, इसलिए सब्जेक्ट कौन है, तो वे है, तो वाई डू, अब वे को इंग्लिश में कहा जाता है दे, तो सब्जेक्ट आ गया दे। इसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट ऐसे लगा दीजिए प्यार से लाके, कुछ करना नहीं, प्लस वी वन मतलब जो वर्ब है, वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी हो रही है, गाना गाने की, तो सिंग मतलब गाना गाना, केवल सिंग लगा दीजिए लाके, प्लस ऑब्जेक्ट और सिंग द सॉन्ग। तो लीजिए हो गया इस तरह से, वाई डू दे नॉट सिंग द सॉन्ग, वो गाना क्यों नहीं गाते हैं, वाई डू दे नॉट सिंग द सॉन्ग, हो गया काम इस तरह से। और एक लास्ट वाला बचा है, इसको भी ऐसे उड़ा दीजिए, काम खत्म। देखिए इसी पर सेट करना है इसको भी, तो सबसे पहले वाई डब्ल्यू एच वाला, तो आ जाएगा डब्ल्यू एच वाई, अब तो आप लोग सीख गए हैं, खुद ही करना है। और उसके बाद वाह, वाह क्या है, कौन सा, तो वाह अकेले होता है, जब अकेले होता है तो उसके साथ ये लगाया जाता है, और जब बहुत सारे होते हैं तब उसके साथ ये लगाया जाता है डू, तो वह अकेला है तो इसके लिए डज लगाइए, वाई डज, ये साइड क्रिया। इसके बाद सब्जेक्ट वाह, ये है क्योंकि किताब पढ़ कौन रहा है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता है, तो वाह, तो ये आ गया सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट, नॉट ऐसे लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। बी वन मतलब क्रिया की पहली अवस्था, पहला फॉर्म, तो रीड पढ़ना होता है, और इसलिए ये रीड हो गया, रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, तो द बुक, पढ़ता क्या है, किताब, द बुक। इधर से वाई डज ही नॉट रीड द बुक, वो किताब क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड द बुक। और इस तरह से ये प्रेजेंट, ये वाला पूरा ट्रांसलेशन खत्म। इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब कोई भी कहीं से कैसे भी पूछना हो, बोलना हो, आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें जितने भी ये वाले बताए गए हैं, या अगर आपको याद है तो आप कोई भी चीज़ बदल सकते हैं, आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर समझ में कहीं नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। मैं तो बता तो दिया ही है आपको कि कैसे कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है।